हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम अपना क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द नेचर। फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल चेंज क्या होता है, द रिएक्शंस विच प्रोसीड्स थ्रू द फिजिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे बात आती है कि फिजिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं हमारे पास। फिजिकल बेसिकली क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है या कोई मेरे पास एटम है तो उसका फिजिकली स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है हमारे पास, उससे रिलेटेड होती है हमारी फिजिकल चेंजेस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं इनको हीट कर दूं तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अब वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे ये। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैं इनको फर्दर और हीट करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आइस टू लिक्विड क्या है, एक हमारा फिजिकल चेंज, या फिर लिक्विड टू वेपर्स क्या है, ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल चेंज क्या होते हैं, द रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पे दो एटम्स थे, ये उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। इस एटम ने क्या बोला कि मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये वाला जो एटम है वो बोलेगा कि मैं क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देने लगा। तो ये दोनों अब क्या कर लेंगे कि आपस में ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। मान के चलो कि एक का इलेक्ट्रॉन ये था और एक का इलेक्ट्रॉन ये था, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ये इसके साथ अपना रिएक्शन कर लेगा और ये वाला इसके साथ कर लेगा। तो दोनों ने आपस में क्या कर ली, म्यूचुअली शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की। तो जहां पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो वहां पर हमारी केमिकल चेंजेस भी होते हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्निंग ऑफ पेपर, ये एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्यों है कि अगर पेपर, पीस ऑफ पेपर है मेरे पास और मैंने उसको जला दिया और वो क्या किस में बन गया, ऐश बन गया वो, तो क्या मैं वापस से उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ पेपर के अंदर? नो। अगर मैं बात करूं राइपनिंग ऑफ फूड की, तो राइपनिंग ऑफ फूड में भी यही प्रोसेस होता है। अगर मेरा कोई फ्रूट या कोई भी खाना या कोई वेजिटेबल अगर खराब हो जाती है तो क्या मैं वापस से उसको करेक्ट कर सकती हूँ, या एकदम फ्रेश फ्रूट या फूड मेरे पास आ सकता है? नहीं आ सकता। ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं हमारी, उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट आता है अब रेडियो एक्टिव चेंज। ऐसी रिएक्शंस जो किसके द्वारा प्रोसीड की जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक यूरेनियम का एटम है। अगर मेरे पास हाई स्पीडिंग कोई न्यूट्रॉन आ रहा है और इसके साथ बम्बार्ड कर जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजन हो जाएगा मेरे न्यूक्लियस का। तो जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और यहाँ पे मेरे क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी थ्राइस हो जाएगा, ये मेरे 3 टाइम्स न्यूट्रॉन्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जिस वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बेसिकली जो हमारी रेडियो एक्टिव चेंजेस होती हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे, कि हमारे किसी भी एटम का न्यूक्लियस कैसा है। ये जो होता है यूरेनियम, थोरियम, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जो इस न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे उनका फिजन हो जाएगा और ये बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर ये ब्रेक डाउन होंगे और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होगी। इसके एग्जांपल हमने देखे भी हैं, जो हमारे न्यूक्लियर वॉर्स होते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं इन इन रेडियो एक्टिव चेंजेस का। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। द केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स द वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मान के चलो मेरे पास था एक कार्बन, मैंने उसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ पे जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग थी, और जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज रही होंगी वो अपने रिएक्टेंट्स वालों से कैसी रही होंगी, डिफरेंट रही होंगी। तो केमिकल रिएक्शंस हमारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। और जो हमारे सब्सटेंस होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आरएचएस में बनते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे एक ही हो, 2, 3, 4 कितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो the substances which take part in the chemical reactions are called the reactants, and the substances which are formed as a result of the chemical reactions are called products. Now suppose कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe, मेरा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बना देगा, ये FeO बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन मेरे थे रिएक्टेंट्स, एंड आयरन ऑक्साइड जो बना मेरा, उसको हमने क्या बोला, प्रोडक्ट। अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो भी गैस इवॉल्व हो रही है यानी कि रिलीज हो रही है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, जैसे ही कलर में चेंज आ जाए उससे हमें क्या पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ जाए, या तो सॉलिड हो, या लिक्विड हो, या फिर गैस हो, यही हमारी स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे ही चेंज आ जाएगा पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब बात आती है कि ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है। व्हेन सॉल्ट इज इन वाटर, यानी कि जब नमक होगा हमारे पानी के अंदर लेकिन वो डिसॉल्व ना हो, देन होल सॉल्ट जो होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर और द बीकर। नेक्स्ट आता है अब व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। जब हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, और बेसिकली वो हमको एक आइडिया दें कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। प्रीवियसली मैंने क्या लिखा था कि मेरा आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो उसने क्या बनाया था, आयरन ऑक्साइड बनाया था। तो वो तो मेरी एक केमिकल रिएक्शन थी, लेकिन अब मैं इसी केमिकल रिएक्शन को क्या करूं, सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दूं। मान के चलो अभी आयरन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन गैस होगी मेरी O2, और जब वो रिएक्ट करेगी तो क्या बना दिया उसने, FeO, आयरन ऑक्साइड बना दिया, और इसका एक अलग ही मीनिंग निकल के आ रहा है, एक मीनिंगफुल कंपाउंड बन के आ रहा है हमारा, तो उसको हमने क्या बोला, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है मेरा ऑक्सीजन गैस के साथ टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। हम केमिकल रिएक्शंस को ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक टीडियस और वेस्टफुल थिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था, इन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या करा, एक सिंबल निकाल दिया था, यानी कि सिंबल का इन्वेंशन कर दिया था। तो वो सिंबल्स की हेल्प से ही हमने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया। तो कार्बन ने रिएक्ट किया O2 के साथ और क्या बना दिया, CO2 बना दिया। सिमिलरली अगर मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे जो हमारा क्या है, एक बेस है, हम एसिड और बेस के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के संग रिएक्ट करेगा तो यहाँ से मेरे पास NaCl आ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा मेरा, और यहाँ से OH बचा, तो ये क्या बन गया मेरा, H2O बन गया। तो ये मेरी एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना प्लीज। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, ये मीन्स
कंबाइन करना, किसका, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, और क्या बना देना, एक नया सब्सटेंस बना देना। मान के चलो कि ये मेरा एक एटम था, मैंने उसको किसी और एटम के साथ क्या किया, रिएक्ट करा दिया, और यहाँ पे मेरे पास एक अलग ही सब्सटेंस बन के आ गया। तो जब मैंने इस एटम को और इस एटम को रिएक्ट कराया तो एक नया सब्सटेंस बन के जो आया मेरे पास, उसको मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास कि 3Mg यानी कि मैग्नीशियम के मैंने 3 एटम्स लिए और उनको मैंने 2 नाइट्रोजन के एटम्स के साथ रिएक्ट कराया। और नाइट्रोजन जो है हमारी क्या है, एक गैस है, क्योंकि ये सिंगल तो हो नहीं सकती। तो ये 3 मैग्नीशियम के जो एटम्स थे उन्होंने रिएक्ट किया 2 नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो मेरे थे वो कौन से थे, मैग्नीशियम के, और ये जो थे मेरे वो किसके थे, नाइट्रोजन के। तो यहां पे इसने क्या बना दिया, Mg3N2, जिसको हमने क्या बोला, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये मैग्नीशियम अलग था, नाइट्रोजन अलग था, और इनका जो प्रोडक्ट बन के आया वो अलग था। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट कराऊं, यानी कि H2 को रिएक्ट कराऊं O2 के साथ, तो क्या बनाएगा ये H2O, यानी कि 2 मोल्स बना रहा है वाटर के। तो ये क्या बना रहा है, 2 मोल्स बना रहा है वाटर के। सिमिलरली अगर मैं कार्बन को रिएक्ट कराऊं O2 के साथ तो क्या बन जाएगी मेरी, CO2। अगर मैं सोडियम को रिएक्ट कराऊं Cl2 के साथ, अब ये मेरी क्या है, क्लोरीन गैस है, तो इसलिए मुझे Cl2 लेना पड़ा, तो मुझे यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा सोडियम के साथ भी। तो ये क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ NaCl, यानी कि NaCl के कितने मोल, 2 मोल्स मैंने लिए हैं नमक बनाने के लिए। NaCl वही हमारा जो नमक होता है जो हम घर में यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अब आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है हमको, इसमें डीकम्पोज करना है, बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मैं एक कंपाउंड को ब्रेक करूंगी 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस, और उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये टूटेंगे कैसे, जब मैं उनको हीट प्रोवाइड करूंगी। यहां पे मेरे पास NaCl है, जब मैंने उसको हीट दिया तो ये किसके अंदर टूटेगा, Na पॉजिटिव के अंदर प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। ये अभी चार्जेस हैं हमारे जिनको हम आयंस बोलते हैं, तो आप इन पे अभी ध्यान मत दीजिए। अभी हम बस किस पे ध्यान देंगे कि ये सोडियम के अंदर ब्रेक डाउन होगा और क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO3 जो है वो फॉर्मूला है हमारा कार्बोनेट के लिए, और जब मैं इसको हीट कराऊंगी तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो सबसे पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स यहाँ पे होता है हीट। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर मेरे को कंपाउंड में क्या देना पड़े, हीट प्रोवाइड करनी पड़े ताकि वो डिकम्पोज हो सके 2 और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगी, थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे मेरे पास क्या था, आयरन सल्फेट था FeSO4। जब मैंने उसको हीट कराया, ये मेरा हीट का सिंबल होता है, जब मैं इसको हीट कराऊंगी तो ये आयरन ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। तो यहाँ पे मैंने अब इसको क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, जिसके लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ट्वाइस लगा दिया, यानी कि मैंने आयरन सल्फेट के 2 मोल्स लिए हैं और फिर जब मैंने उसमें हीट कराया तो उसके अंदर किस किस में ये टूटेगा, आयरन ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है
ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को। अब जो हमारा वाटर होता है, वाटर तो हमारा ऐसे टूट नहीं सकता है, डिकम्पोज नहीं हो सकता। वाटर में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगी तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2 में और O2 में। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, 2 मोल्स ले लिए हैं इस H2O के। तो जहां पे मैंने H2O लिया है उसमें मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। तो वो किस किस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, 2 मोल्स किसके, H2 के और O2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमारा फोटोलिसिस। अब नेक्स्ट आता है फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे फोटो मीन्स की क्या होता है, लाइट। जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस में होता है कि प्लांट्स जब हमारा खाना खुद से बनाते हैं, फोटो मीन्स लाइट सिंथेसाइज करना, खुद से प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे फोटोलिसिस हो रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम किसका यूज करें, लाइट एनर्जी का यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द डीकम्पोजिशन। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। Ag इज अ सिंबल फॉर द सिल्वर, राइट। और मैंने क्या किया, इसके अंदर सनलाइट प्रोवाइड करी, यानी कि लाइट प्रोवाइड करी, जिसको हम बोलेंगे यूवी रेडिएशंस। तो वो किस किस के अंदर ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर के अंदर और Cl2 के अंदर। और जो Cl2 होगी मेरी, वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो उसको मैं क्या बोलूंगी, फोटोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि किसी की पोजीशन को छीन लेना। नाउ सपोज करो कि हम स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे मान के चलो कि एक है कोई ताकतवर लड़का और एक है कोई मरियल सा लड़का। जो होते हैं ना कोई कोई कि दादागिरी करते हैं अपने स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर। मान के चलो यहाँ पे मेरे पास 3 बंदे हैं, ठीक है। जो है पहला है A, एक है B, वो ऑलरेडी दोनों एक साथ सीट पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद है कौन, मेरे पास C। तो यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि C मेरा कैसा है, मोर रिएक्टिव है, और यहाँ पे मेरा A जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जब मेरा C वाला है वो जो मोर रिएक्टिव है, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर होगा, वो क्या करेगा, इस A की सीट को छीन लेगा इजीली, क्योंकि वो तो दादागिरी कर रहा है ना। तो जैसे इसकी सीट छीन लेगा तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यानी कि अब C किसके साथ बैठ जाएगा, B के साथ जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरा CB बन जाएगा और A बेचारा अकेला रह जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था या फिर वो कम शक्तिशाली था। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे वो डिस्प्लेस कर दें किसी लेस रिएक्टिव मेटल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिया है, AB और C। यहाँ पे A जो है मेरा वो लेस रिएक्टिव है और C जो है मेरा वो मोर रिएक्टिव है। तो जैसे ही ये दोनों कंबाइन करेंगे तो C और B इसके साथ आके बैठ जाएंगे, यानी कि एक साथ आ जाएंगे, और A मेरा अलग निकल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। एंड नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे आयरन। अब इस चीज को करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन आता है, हमारा लिथियम आता है, यानी कि लिथियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारे जो होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, बट जो सबसे ऊपर आएगा वो हाईली रिएक्टिव होगा और जो सबसे नीचे आएगा वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारी ऑर्डर जो होता है हमारा रिएक्टिविटी का, वो डिक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव हुआ, लिथियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, और फिर ऐसे हमारी सीरीज चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और वहीं ये जो है हमारा हाई रिएक्टिव है।
क्योंकि ये टेबल के अंदर सबसे पहले आता है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब जैसे ये डिस्प्लेस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन सल्फेट में, जो किस कलर का बनेगा, ग्रीन कलर का बनेगा, और कॉपर जो होगा वो अलग रह जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और अगर मैं उसी की ऑपोजिट बात करूं, मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास कौन है, अब कॉपर है और इसमें कौन है, आयरन सल्फेट है। तो क्या कॉपर मेरा रिएक्टिव होता है इस आयरन से, नो। तो यहाँ पे फिर मेरी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जो एज इट इज हैं वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल नाम से पता चल रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ 1 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, और डबल डिस्प्लेसमेंट में यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी। कैसे, कि ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जो अलग अलग एटम्स हो सकते हैं या फिर उनके ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे वो डिस्प्लेस करें दूसरे एटम्स को या फिर उनके ग्रुप ऑफ एटम्स को, ताकि एक नया कंपाउंड बन सके, या तो एक्सचेंज करके या डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस करके, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मान के चलो कि ये ए बी था, ये सी डी था, तो अब क्या होगा कि ये मान के चलो कि सी मोस्ट रिएक्टिव था, तो ये यहाँ पे चला गया, तो यानी कि इसने सी बी बना दिया। अब ए अकेला नहीं है, इस ए के साथ कौन है, ये डी बी है, तो ये ए डी बी क्या हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन ले लेगा। मान के चलो अब ये एग्जाम्पल है मेरे पास कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट है और ये है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम जो है मेरा वो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो सोडियम सल्फेट बना लेगा। और जैसे ये सोडियम सल्फेट बना लेगा और ये कॉपर अकेला नहीं रहेगा, अब ये किसके संग चला जाएगा, इस OH के साथ चला जाएगा, और क्या बना देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब ये Na2SO4 आता कैसे है, तो ये देखिए, सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1, और सल्फेट जो होता है उसकी कितनी होती है, -2। और जब हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, Na2SO4। ये हमने केमिकल फॉर्मूला पढ़े हैं अपनी 9th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, सोडियम सल्फेट बन गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। सिमिलरली जब मैं सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराऊंगी बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बना देगा मेरा ये, यहाँ पे मेरे पास बेरियम जो होगा वो रिएक्टिव होगा, तो क्या बना देगा, ये बेरियम सल्फेट बना देगा, जो पानी के अंदर बनेगा, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होगा पानी के अंदर, और किस फॉर्म में बन जाएगा, पीपीटी की फॉर्म में। यहाँ पीपीटी किसको बोला गया है, प्रेसिपिटेट के लिए बोला गया, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसका। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।